ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की डेफिनेशन जरूरी है। ठीक है, तो हमें पता है सॉल्यूशन इज ए क्या होता है, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस, यानी जो इनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। और इस टाइप का कोई भी जो सॉल्यूशन है ना, उसकी जो कंपोजिशन होती है वो कुछ एक लिमिट तक चेंज भी होती रहती है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर आपको मेन जो ध्यान रखना है वो क्या है, सॉल्यूशन के बारे में और जो बातें बताई है कि जो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन जो भी आपको दिया है उसके जो कंपोनेंट दिए होंगे, उन कंपोनेंट को आप किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आपने क्या किया, शुगर को वाटर में डिजोल्व किया जिससे शुगर सॉल्यूशन मिला। अगर कोई चाहे कि मैं इसको फिल्टर कर लूँ तो ये सेपरेट हो जाएंगे, शुगर और वाटर तो नहीं होंगे क्योंकि ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होगा। कोई कह दे मैं सेंट्रीफ्यूज कर लूँ तो सेपरेट हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। मतलब जिसको हम फिजिकल मेथड से जिसके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल है उनका साइज कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर की रेंज के साइज होते हैं। समझ में आ गया। अब हम बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होते हैं, मेन 2 कंपोनेंट होंगे। 2 कंपोनेंट अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आई बात। और अगर आप वैसे देखो कि 2 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, ठीक है, 2 कंपोनेंट, ठीक है, इसके अंदर एक तो होगा क्या, सॉल्यूट होगा, ठीक है, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट दिए। ठीक है, समझ में आई बात। तो जो सॉल्वेंट जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। कोई भी सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, और जो स्मॉल अमाउंट में होगा, ठीक है, तो कोई भी जो सॉल्यूशन है ना उसके अंदर सॉल्वेंट तो हमेशा 1 होगा, जो सॉल्यूट है ना वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कितने भी हो सकते हैं, पर जिस सॉल्यूशन के अंदर 2 ही होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद जो अपने को दिया है वो दिया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है ना उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि अब की बार जो क्वेश्चन है वो इजी आएंगे, तो ऑप्शनल क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के सॉल्यूशन अपने को दिए हैं। कौन कौन से, एक तो होगा सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, एक जो आप पढ़ोगे वो लिक्विड में पढ़ोगे, ठीक है, और एक आप पढ़ोगे गैस के अंदर। ठीक है, तो अगर सॉलिड किसका काम कर रहा है, अगर यहाँ पे इसने बताया सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉलिड क्या है, ठीक है, तो उस केस के अंदर अपने को जो सॉल्यूशन दिए होंगे वो कौन से हैं, जब सॉलिड को आप सॉलिड के साथ मिक्स करते हो, सॉलिड को आप सॉलिड के साथ मिक्स करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एलॉय मिलेंगे। क्या मिलते हैं, मिश्र धातु पड़ी होगी, एलॉय, जैसे ब्रास ब्रोंज वगैरह जो अपने को दिए। ठीक है, फिर आगे इसने बताया कि अगर आप क्या करते हो, कोई जो लिक्विड है, देखो सॉल्वेंट क्या है, ओनली सॉलिड है, इधर साइड हम लिख रहे हैं सॉलिड जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या लिख रहे हैं हम, सॉल्यूट लिख रहे हैं। समझ में आई बात। तो लिक्विड जब सॉलिड में डालोगे तो जैसे आप अमलगम देखते हो ना, मरकरी विद सोडियम, ठीक है, क्या दे रखा है, मरकरी विद सोडियम, यानी अमलगम हो मरकरी विद सोडियम। या आप देख सकते हो कि जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में होता है। एक एग्जांपल देखा होगा आपने, जेल देखा है कभी, चिपचिपा सा होता है ना, होता तो वो सॉलिड ही है, तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा लिक्विड प्रेजेंट होता है। समझ में आ गई बात।
फिर आगे इसने एग्जाम्पल दिया अपने को किसका, जो गैस है, गैस इन, ठीक है। तो आपने जो रिएक्शनें पढ़ी है, जैसे हाइड्रोजनेशन करते हैं, कि इसमें हाइड्रोजनेशन पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, ये हमने किया था ना, ठीक है, समझ में आया। निकल कैटलिस्ट है, तो ये क्या है, गैस ऑन सॉलिड है, हाइड्रोजनेशन के एग्जाम, क्लियर हुआ। उसके बाद जो अपने को दिया है वो दिया है लिक्विड। लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, और सोल्यूट हम चेंज कर करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता है लिक्विड जब सॉल्वेंट है और लिक्विड क्या है, सोल्यूट है, ठीक है, तो जो अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। या आप कह सकते हो इमल्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, लिक्विड का, लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन जो होता है उसको क्या बोलेंगे, इमल्शन बोलते हैं, समझ में आया। जैसे इथेनॉल इन वाटर, ठीक है, मिल्क इन वाटर, मतलब जो लिक्विड चीज दूसरी लिक्विड में मिक्स हो रही है, ठीक है। फिर आगे दिया है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के अंदर तो आप सभी जानते हो सॉल्यूशन ही होगा, क्या होगा, ठीक है, जैसे साल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। इस तरह के अपने को एग्जाम्पल काफ़ी मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर अपने को दिया क्या, गैस इन लिक्विड। अगर इसके अंदर देखोगे तो सीधी सी बात है, एयर में ह्यूमिडिटी होती है ना, हवा में नमी, ह्यूमिडिटी है ना, ठीक है, दिख रही है या सही है, नहीं, गैस क्या है, हाँ वो आएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी तो क्या है, लिक्विड है, लिक्विड इन एयर हो गया ना। तो यहाँ पे आप देखते हो कई गैसें वाटर में डिजोल्व होती है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, किस में है, वाटर के अंदर है, ठीक है। या कार्बोनेटेड बीवरेज, कार्बन डाइऑक्साइड गुड़ी होती है ना कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह के अंदर, तो गैस इन वाटर का एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ गई। उसके बाद देखो लास्ट वन जो अपने को दिए है उसमें गैस दे रखी है, गैस क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सॉलिड सोल्यूट लिया, सॉलिड प्लस गैस से क्या बन रहा है, देखते हो कोई एग्जांपल, आयोडीन वेपर, आयोडीन के वेपर बनते हैं ना, हवा में चले जाते हैं, या स्मोक, धुआं, सॉलिड पार्टिकल जाते हैं ना ऊपर, सिंपल एग्जांपल क्या है, स्मोक, ये पूछे जा सकते हैं, आयोडीन वेपर इन एयर, समझ में आई। तो ये तो क्या, सॉलिड इन गैस। फिर है लिक्विड इन गैस, ये तो अभी हमने बताया था, ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसके बाद गैस इन गैस, क्लियर है, क्या होती है, एयर, एयर मिक्सचर है ना कई गैसों का। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये जरूरी है ध्यान रखना, ऑप्शनल क्वेश्चन जो आपसे सीबीएसई एचपीएससी बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको पूछा जा सकता है इसमें कौन सा सॉल्वेंट होगा, आप इसको लाइटली लेते हो, एग्जाम में आ सकता है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद जो सॉल्यूशन है उसके बारे में अपने को क्या दिए, उसकी कंसंट्रेशन दी है, कंसंट्रेशन हमने कल पढ़ी थी, ठीक है, और उसकी हमने वीडियो भी बनाई है ना, ठीक है। तो उसके आगे वाले टॉपिक हम पढ़ेंगे, वीडियो मिल जाएगी आपको इसी में, ठीक है। तो इसके बाद देखो जो नेक्स्ट है वो क्या है, सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, तो सोल्युबिलिटी के बारे में इसने बताया है कि सोल्युबिलिटी इन गैस को आप किस तरह डिफाइन करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी जो लिक्विड, कोई भी आपको पार्टिकुलर कोई लिक्विड दिया है उसके अंदर गैस की सोल्युबिलिटी को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि कितनी के अमाउंट के अंदर कोई भी जो गैस है वो किसी लिक्विड के अंदर जब डिजोल्व होकर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन देगी, ठीक है, जो टेम्परेचर आपको एक्सपेरिमेंट का दिया है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दी है, तो वो उसकी सोल्युबिलिटी है, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ पे इसने बताया कि वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि गैस की अमाउंट हमेशा हम वॉल्यूम में लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज डिजोल्व इन
ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड at the temperature of experiment, at the temperature of experiment and 1 atmospheric pressure। समझ में आया? ये इसकी डेफिनेशन होगी। समझ में आ गया? तो यानी कितना का जो वॉल्यूम है कोई भी गैस का, जो एक यूनिट वॉल्यूम लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो रहा है, और ये यहाँ पे एक ऐड कर लेना, टू गिव ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या देगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इज नाउन एज सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गया? क्योंकि गैस जो है अमाउंट हमेशा हम ml के अंदर लेके चलेंगे, और लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो रहा है तो वो भी क्या है, ml में है, तो दोनों क्या होंगे, वॉल्यूम के अंदर ही लेके चलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन करनी है। फिर अगर आपसे पूछे तो जो सोल्युबिलिटी होगी ना गैस की, कई बार पूछी जाती है कि सोल्युबिलिटी को हम मेजर किसकी टर्म में करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे इसने बताया कि मेजर इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, या आप कह सकते हो कि इसकी जो यूनिट होगी या इसको मेजरमेंट होंगे वो हम किसकी टर्म में करेंगे, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, इन दो टर्म्स के अंदर हम क्या है, कोई भी जो गैस है उसकी सोल्युबिलिटी का मेजरमेंट करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि सोल्युबिलिटी क्या होगी, कि अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड दैट इज डिजोल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ दी, नहीं, वॉल्यूम ऑफ ए गैस दैट इज डिजोल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पार्टिकुलर लिक्विड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नाउन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। क्लियर है? अब देखो फैक्टर्स कौन से हैं जो सोल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो हम उनको पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस। ठीक है, आपका यहीं पे तैयार हो जाना चाहिए टॉपिक। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर अपने को दिया क्या, फैक्टर्स। ठीक है, कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर कोई भी जो गैस है उसकी सोल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड के अंदर डिपेंड करती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो फर्स्टली जो अपने को दिया है वो क्या है, वो हमें दे रखी है क्या, नेचर किसकी, सोल्यूट की। ठीक है, यानी नेचर ऑफ गैस कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट कौन सा है, गैस ही है, और सॉल्वेंट, या आप कह सकते हो नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो नेचर के बारे में यहाँ पे इसने बताया कि कुछ गैसेस जो होती है ना, वो क्या करती है, लिक्विड के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होती है, कुछ एक कम होती है, अलग अलग दे रखा है। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं ये गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ये गैसें जो है, हाइड्रोजन है, ये क्या होती है, वाटर में क्या होती है, लेस सोल्यूबल होती है। वाटर में क्या होगी, लेस सोल्यूबल होगी। समझ में आई बात? जबकि अगर आप बात की जाए किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, अमोनिया की, ठीक है, H2S गैस की, ठीक है, इस तरह की कुछ गैसें हैं वो वाटर में क्या होते हैं, हाईली सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, हाईली। तो ये हाई सोल्यूबिलिटी जो होती है ये क्यों होती है, क्योंकि ये गैसें क्या करेगी, वाटर के साथ है रिएक्शन कर लेगी। ठीक है, क्या कर लेगी, तो इसका मतलब जिनमें केमिकल सिमिलरिटी अपने को देखने को मिलेगी तो उनकी जो सोल्यूबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो बस आपने इसके अंदर, इस फैक्टर के अंदर बस यही पॉइंट लिखना है कि ये क्या है, गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ गैसें किसी पार्टिकुलर लिक्विड में मोर सोल्यूबल होती है और कुछ लेस सोल्यूबल होती है। ठीक है, जो हाईली सोल्यूबल होगा, इसका मतलब जो गैस हाईली सोल्यूबल है किसी भी लिक्विड में, वो क्या होगी, उसके केमिकली सिमिलर होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, शॉर्ट में करना है। वैसे आप कितनी की गैसों का पढ़ोगे कि ये वाटर में सोल्यूबल है, ये इथाइल एल्कोहल में ज़्यादा सोल्यूबल है, या ये बेंजीन में, इस तरह की बातें आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया किसके बारे में, नेचर के बारे में। ठीक है, तो इनका तो पता चल ही गया। सेकंड जो फैक्टर है वो अपने को क्या दिए, टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को बताया कि जो गैस की जो सोल्यूबिलिटी होती है,
ठीक है। वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि जितनी गैस अंदर डिजोल्व हुई है वो जैसे ही हीट बढ़ेगी तो वो गैस क्या है, सॉल्यूशन से बाहर निकाल दी जाती है, एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। तो इसका मतलब जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है या डिसोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है। मतलब जब गैस किसी भी लिक्विड में घुलेगी तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो आपने +1 में ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसके अंदर यही बात बताई गई है कि कोई भी जो एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है ना, अगर उस केस में आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो रिएक्शन है ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। मतलब जो सोल्यूबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप गैस को किसी भी सोलवेंट के अंदर डालते हो, ठीक है, डिजोल्व करते हो, तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन मिलेगा ना गैस का, और साथ में क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो अब हमें पता है हीट निकल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जितनी गैस डिजोल्व हुई है वो वापस से रिलीज हो जाएगी। समझ में आ गया? तो बस आपने यहाँ पे यही लिखना है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, डिक्रीजेस। कब डिक्रीज होगी, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन, आ गया समझ में? बिकॉज, क्यों, रीजन क्या है इसका, बिकॉज क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ गैस, गैस घुलेगी ना, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज ए, क्या है, एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। क्या है ये, तो ये शॉर्ट में हो जाएगा इतना सा। ठीक है, यहां पे एक्सेप्शन भी दिए। ठीक है, एक्सेप्शन ये कंपटीशन में पूछा जाता है क्योंकि उलझाने के लिए, क्योंकि सभी के दिमाग में ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या है, सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो जाएगी। एक्सेप्शन में अपने को जो दिया है ना वो दिया है अपने को किसका, हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेस का, इसका। ठीक है, ये जो होती है ना ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और इथाइल एल्कोहल। ठीक है, यानी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखे हैं, यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया टेम्परेचर का। ठीक है, इसमें कोई डाउट? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कौन सा, प्रेशर। कौन सा है, प्रेशर। तो देखो प्रेशर के अंदर क्या होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हमें पता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या है, गैस की सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया था किसने, हेनरी ने। ठीक है, तो उसी के नाम पे क्या दिया गया, हेनरीज लॉ। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी जो आपको सॉल्वेंट दे रखा है ये, ठीक है, समझ में आई बात, ये सॉल्वेंट दे रखा है और इसके ऊपर क्या है, ये गैस इकट्ठी है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में, यानी गैस प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे आप फ्रिक्शनलेस पिस्टन का यूज़ करते हो, ठीक है, और इसके वो प्रेस करोगे, ठीक है, तो हमें पता है वैसे भी ये गैसियस मॉलिक्यूल क्या है, लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल अंदर इंटर करेंगे, जितने अंदर इंटर करेंगे उतनी ही गैस की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। तो इसी के बेस के ऊपर क्या दिया हेनरी ने, हेनरीज लॉ दिया, जो उसने क्या बताया कि जो गैस जो है उसकी जो अमाउंट जो किसी भी लिक्विड के अंदर जो डिजोल्व होती है ना कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर के। ठीक है, तो यहाँ पे हेनरी लॉ क्या कहता है कि मास ऑफ ए गैस डिजोल्व इन ए लिक्विड, या पार्टिकुलर लिक्विड लिखो, हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस
ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जितना सिंपल लिख सकते हो उतना लिखो। समझ में आई बात? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और आप प्रेशर बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये था हेनरी लॉ। तो उसने क्या कहा कि जो मास है गैस का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी अमाउंट यानी कितनी की गैस डिसॉल्व हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो प्रेशर है गैस का, जो इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ और कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसने बताया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप क्या लगा लोगे, KH लगा लो। ठीक है, और KH को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, ये बातें ध्यान रखना है। इसकी और डेफिनेशन भी दी है, मास कह दो। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए पार्टिकुलर लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, क्योंकि सोल्युबिलिटी या मास बात तो एक ही है ना, कि कितनी की अमाउंट गैस के अंदर डिसॉल्व हो रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद में कौन आया, डाल्टन आया। ठीक है, और डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने कहा अगर आप एक गैस के बजाय कई टाइप की गैस ले लो यहाँ पे, तो आपको क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है गैसेस का। क्या मिल रहा है, तो इसके अंदर आप देखो तो 3 टाइप्स की आपको गैसेस मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, सेम अपने डायग्राम में। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि अगर आपको गैसों का मिक्सचर दे रखा है, ठीक है, और वो मिक्सचर जो गैस का है वो क्या है, इस लिक्विड के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी जो प्रेशर जो है उनका वो क्या इस लिक्विड के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेजेंट है। तो उसकी जो सोल्युबिलिटी है उसको आप किस तरह डिफाइन करोगे। ठीक है, तो यहाँ भी वो सेम बात उसने लिख दी कि यहाँ पे उसने क्या कर दिया, मास की जगह क्या कर दिया, नहीं, मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या वर्ड यूज कर दिया, मिक्सचर ऑफ गैसेस। यानी जो इसने सोल्युबिलिटी की बात की है ना, तो यहाँ पे आप सोल्युबिलिटी वर्ड ऐड कर देना कि सोल्युबिलिटी ऑफ क्या, मिक्सचर ऑफ गैसेस डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बात आ जाएगी। किसकी, पार्शियल प्रेशर किसका, ऑफ गैस। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल। पार्शियल का मतलब टोटल प्रेशर नहीं है, यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर की बात की गई है। जैसे ये जो है ए टाइप की गैस है, डॉट वाली बी टाइप की है, और ये सी टाइप की। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे रिलेट करके देख सकते हो। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है कि उसने जो ये सोल्युबिलिटी थी ना किसकी, गैस की, तो वो किसकी टर्म में ली, उसने मोल फ्रैक्शन के टर्म में ली। किसकी टर्म में ली, ठीक है। तो जैसे डाल्टन ने बोला कि जो इसकी जो मोल फ्रैक्शन या जो सोल्युबिलिटी होगी, जैसे ये हम x ले लेते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन की टर्म में लेंगे, ठीक है, सोल्युबिलिटी को, क्योंकि डाल्टन ने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन लिया। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी गैस का, वो उस गैस के क्या होगा, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी ये सोल्युबिलिटी है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1/k लगाएंगे, नहीं 1/k लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा, और इंटू p, तो k' यहाँ पे आप यूज करोगे। ये k' क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसको आप रीअरेंज करोगे ना, तो p किसके इक्वल आ जाएगा, x इंटू 1/k'। ठीक है, तो बुक में जो अपने को दिया है ये 1/k' जो है ना, ये किसके इक्वल होता है, हेनरी कांस्टेंट के। समझ में आ गया? तो ये जो p है ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, kh इंटू एक्स के। अब अगर आप इंडिविजुअल गैस की बात कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप कहते हैं कि इसकी सोल्युबिलिटी कितनी है, तो हम क्या करते हैं, XA जो अपने को पता है इसका मोल फ्रैक्शन होगा, तो इसकी आप सोल्युबिलिटी भी निकाल सकते हो ना। तो मतलब इसकी जो सोल्युबिलिटी है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस गैस के पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, अगर हेनरी लॉ इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इसकी टर्म में आपको पता है क्या मिलेगा,
पी ए किसके इक्वल आ जाएगा, जो के एच इंटू एक्स ए। समझ में आ गया। इसी तरह आप बी के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई डाउट है किसी को? ठीक है। इसके बाद एक बार ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि आपको कुछ गैसेस जो है उसका मिक्सचर दिया है, मिक्सचर वैसे नहीं दिया, आपको गैसेस का पार्शियल प्रेशर दिया है। क्या दिया है? पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, और उसकी गैसियस फॉर्म के अंदर उसका जो कंपोजिशन है वो पूछ ली जाती है। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालोगे? ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, हमने हेनरी की जगह यहाँ पे क्या बना दिया, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, जो किसके लिए? गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए। समझ में आ गया। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ गया ना मेन कंसेप्ट? मेन कंसेप्ट यही है कि जो सॉल्युबिलिटी है किसकी? गैस की। ठीक है, वो क्या होगी? जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जो वेपर फेस कंपोजिशन है उसको देखो। ये कह रहा है, सिंपल सा ही है, यहाँ पे कोई भी जो आपको ये वेसल दे रखा है, ठीक है, और इस वेसल को हमने इस तरह बना लिया। ठीक है, इसके अंदर क्या है? कोई गैसें हैं प्रेजेंट। ठीक है, ये दो मान लो, ये ए है और ये बी है। समझ में आ गई बात? तो इनका पार्शियल प्रेशर दे रखा है, ए का ये और बी का बी। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन पूछ लेंगे। अगर आपसे इसकी कंपोजिशन पूछे, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में है? पार्शियल प्रेशर। क्या दिया है? पार्शियल प्रेशर आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? इसका आप मोल फ्रैक्शन की टर्म में इसकी कंपोजिशन बता सकते हो, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ, आपको ओनली क्या दिया है? प्रेशर दिया हुआ है। समझ में आया? तो आप इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? तो जैसे आपको ए गैस का निकालना है तो आप वाई ए लिखा, एक्स का मत यूज करना क्योंकि दूसरे आप मिक्स हो जाएगा। जैसे वाई ए, तो ए का निकालना है तो ए का पार्शियल प्रेशर बाई टोटल पार्शियल प्रेशर, क्या? पी ए प्लस पी बी। अगर 3 गैसेज होती तो आप सी बी लिख लेते। मान लो यहाँ पे आप क्या कर लो, ये थर्ड टाइप की गैस बना लो, तो वो क्या हो जाएगी? पी सी। समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट? अगर आपसे बी की कंपोजिशन पूछते तो पी बी हो जाएगा ना। अब आपको कह दे तो टोटल तो हमें पता है ना, पी टी किसके इक्वल होगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर पी ए किसके इक्वल होगा? पी टी के। और अगर ए का पार्शियल प्रेशर पूछ ले इसी इक्वेशन के अंदर, आपसे ए का पूछ ले तो पी ए किसके, यानी वाई ए तो आ गया किसके इक्वल? पी ए अपॉन पी टी के। समझ में आ गया? और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर ये कोई इमेजिनरी दिया हुआ है अपने को, हमें नहीं जानते, इमेजिनरी की कंपोजिशन आप कैसे निकालोगे? पी आई अपॉन पी टोटल। ये फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इमेजिनरी है, ए है बी है सी है, वो हम नहीं जानते, हमें टोटल का तो पता होगा। ठीक है, कर लोगे? उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो अभी आपने हेनरी लॉ पढ़ा है, वहां से क्वेश्चन आया एग्जाम में कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच, या इंपॉर्टेंस ऑफ हेनरी कांस्टेंट। अभी आपने पढ़ा था क्या, जो P है वो किसके इक्वल होगा? के एच इंटू एम लिखो चाहे आप x लिखो। ठीक है, ये दोनों ही अपने को हेनरी लॉ के अंदर दिए हुए हैं। समझ में आ गया? तो ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये अपने को क्या इंफॉर्मेशन देगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसके बारे में बताएगा? गैस की नेचर के बारे में बताएगा। समझ में आ गई बात?
ठीक है। और KH की जो वैल्यू है ये क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी ये किसके साथ वरी करता है, टेम्परेचर के साथ। समझ में आ गया? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि अगर KH की वैल्यू क्या हो रही है, लो है, ठीक है, अगर क्या है, इज लो, तो क्या होगी, जो सोल्युबिलिटी होगी किसकी, गैस की, वो क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो ये बातें जरूर ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में आया है क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में अपने को क्या दिया हुआ है, लिमिटेशन भी पूछी जाती है। हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नंबर फर्स्ट कंडीशन इसने कहा, क्या कहा है, सॉल्यूशन होना चाहिए क्या, आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन कब होता है, जब क्या होता है, जो प्रेशर क्या होता है, लो होता है और टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन होगा क्या, आइडियल सॉल्यूशन होगा। पहली कंडीशन ये रखी है हेनरी लॉ के लिए कि कोई भी जो गैस डिजोल्व हो रही है ना, वो क्या बनानी चाहिए, उस आइडियल सॉल्यूशन बनानी चाहिए उस सॉल्वेंट के अंदर। कंडीशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में इसने कहा है कि सेकंड कंडीशन ये है कि जो गैस किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो रही है उसका ना तो एसोसिएशन होना चाहिए और ना ही डिसोसिएशन। ठीक है, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। ठीक है, ना ही एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो, किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, जब कोई गैस किसी के अंदर सोल्यूबल हो, जैसे इसने बताया कि अगर आप क्या करते हो, अमोनिया को वाटर से पास करोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ होगी एसोसिएशन। अगर आप क्या करते हो, HCl को वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस बनाएगा, तो यहाँ डिसोसिएशन हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ गया हेनरी लॉ? कोई डाउट है किसी को? इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। सारी बातें इंपॉर्टेंट है जितनी आज हम पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, जो ना समझ में अभी पूछ लेना। तो आगे एप्लीकेशन में ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, इनके हेडिंग तो जरूर आनी चाहिए। ठीक है, नंबर फर्स्ट दी है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज। कार्बोनेटेड बीवरेज बनती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह। ठीक है, कार्बोनेटेड बीवरेजेज, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में यूज करते हैं। तो पता है उनमें क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हाई प्रेशर के अंदर उनके अंदर डिजोल्व की जाती है, तभी बोतल सील की जाती है। जैसे देखा आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के ढक्कन खोलते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर का प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाएगा ना। ठीक है, जैसे ढक्कन ओपन कर देंगे तो क्या है, वो गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई। सेकेंड जो इसने बताया कौन से हैं, इन डीप सी डाइविंग या डीप सी डाइविंग एपारेट्स जो होते हैं ना, डाइवर्स होते हैं, वो यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो गैसीय सिलेंडर होता है उसके अंदर कौन सी गैसें होती है, हीलियम होती है। वैसे पहले तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही होती थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बॉडी यूज कर लेती थी, ठीक है, पर जो नाइट्रोजन है ना उसका कोई यूज नहीं है बॉडी के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारी यूज हो जाती है, पर नाइट्रोजन जो है उसका कोई यूज नहीं है, बट उसकी सोल्युबिलिटी होती है। वो गैस क्या होगी, नाइट्रोजन ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी, बट जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो वो ब्लड के अंदर उसके बबल्स बनने लग जाते हैं, किसके, नाइट्रोजन गैस के। समझ में आई? तो उसके कारण क्या है, एक डिजीज हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्प्रेस सिकनेस। क्या बोलेंगे, डीकम्प्रेशन सिकनेस। किसके कारण होती है, ड्यू टू सोल्युबिलिटी ऑफ, किसकी, सोल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, किसमें, इन ब्लड, और बाद में जब वो एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आएगा तो उनके बबल्स रिलीज होते हैं। समझ में आ गई? तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या है, इसमें डीप सी डाइविंग एपारेट्स के अंदर क्या करते हैं, हीलियम गैस जो है उसको भी यूज किए जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है
कि हीलियम कितनी परसेंट होती है, ये देख लेना एक्यूरेट, 11.7% जो होती है ना, उतनी अमाउंट के अंदर हीलियम को क्या है उस सिलेंडर के अंदर यूज किया जाता है। आया हुआ है ये क्वेश्चन कि कितनी आप परसेंटेज जो होती है हीलियम की, ठीक है, तो ये फिक्स है। उसके बाद जो थर्ड वन है वो क्या है, इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग, इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। आप सांस लेते हो तो जो अंदर हवा जाती है उसमें ऑक्सीजन होती है ना, और उसका प्रेशर हाई होता है, तो वो लंग्स के अंदर जाके हाई प्रेशर होने के कारण डिजोल्व हो जाती है, और जैसे ही वो ब्लड के साथ जुड़ेगी तो हीमोग्लोबिन से जुड़ के क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, ठीक है। फिर वो बॉडी के टिश्यू तक जाते हैं, वहाँ पे वो उसका प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो कम हो जाता है, वहाँ पे जाते ही ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के वापस लंग्स तक आता है, ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, और वहाँ आके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है। समझ में आ गया। और फोर्थ है हाई एल्टीट्यूड पे, आप देखते हो कि जो हाई एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड होता है क्या एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, तो ज़्यादा ऊंचाई वाले एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं ना, ठीक है, उनको एक डिजीज हो जाती है, ये पूछा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ना ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम घुलेगी, जब ब्लड में कम घुलेगी तो वो ब्रेन तक कम पहुंचेगी, बॉडी को एनर्जी कम मिलेगी, तो उनके सोचने समझने की जो पावर होती है ना वो कम हो जाती है। समझ में आया। तो उस पावर को क्या बोलते हैं, नहीं, उस डिजीज को क्या बोलेंगे, अनोक्सिया, मतलब याददाश्त कमजोर हो जाती है। समझ में आ गया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से। तो ये हो गया हेनरी लॉ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड के बारे में, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो देखो सेम उसी तरह डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है सॉलिड की, कि अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम दैट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द solvent to form a saturated solution at a particular temperature, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, solubility बोलेंगे। समझ गया। तो solubility of solid in a liquid। तो यहाँ पे इसने बताया है कि अगर आप सिंपली इसको समझो कि जब आपने कोई भी जो सॉलिड है, ठीक है, यानी सॉलिड क्या यहाँ पे सोल्यूट है, और उसको आपने किस में डाला, सॉल्वेंट के अंदर डाला, ठीक है, तो उससे क्या मिला, हमें पता है जैसे ही आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तो क्या होगा, जो ये सोल्यूट होगा उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और एक ऐसा लेवल आ जाएगा जब क्या है और ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। जब और ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाए तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, उस टाइम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आया। जब सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, तो उसके अंदर क्या है, जो और सोल्यूट है वो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो और सोल्यूट डिजोल्व नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो सॉल्वेंट लिया था, ठीक है, और उसके अंदर आप सोल्यूट ऐड भी कर रहे हो, डिजोल्व भी कर रहे हो, पर वो डिजोल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है तो उस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे, मतलब कोई सोल्यूट जो एक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता रहता है और उसकी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है तो उसको बोला जाता है कि डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, या इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। बट ये कह रहा है कि जब क्या होगा और सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है उनकी सरफेस से कोलाइड करके पीपीटी के रूप में सेपरेट हो रहे हैं, सॉलिड क्रिस्टल के रूप में सेपरेट हो रहे हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। समझ में आ गया।
ठीक है। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमें पता है कोई चीज़ घुलेगी नहीं, तो उस टाइम क्या है, जो आपने डाला था वो एज इट पड़ा रहेगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो आप कहोगे कि वो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है उसके अंदर। समझ में आ गया? तो ये सॉलिबिलिटी भी समझ में आ गई। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो अनसैचुरेटेड पता है कौन सा होता है? कौन सा होगा भाई? वो सॉल्यूशन यानी जिसके अंदर क्या है, मोर अगर आप और सोल्यूट ऐड करो तो वो क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। समझ में आया? अगर आपको कोई सोल्यूट दिया और उसमें आप किसी सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हो, अगर वो डिजोल्व हो गया तो इसका मतलब जो गिवन सॉल्यूशन था वो क्या था, अनसैचुरेटेड था, ठीक है। एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड कौन सा होगा, जो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया ये, ठीक है, आप क्या करते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करोगे, कुछ चेंजेस करके, जैसे आपने इसको हीट किया, ठीक है, और हीट करके अगर आप क्या करो, कुछ सॉल्यूट क्या कर दो, इसमें डिसॉल्व कर दो, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी ना हीट करने से, ठीक है। तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ गया? तो ये 3 टाइप्स के आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। क्लियर? अब हम देखेंगे फैक्टर्स, कोई भी जो सॉलिड है उसकी सॉल्युबिलिटी पे कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं जब उसको आप किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो, ठीक है। ये जो अब हम फैक्टर पढ़ेंगे ना, ये एग्जाम में आया था, इसमें से एक फैक्टर पूछा गया है, कौन सा, जो टेम्परेचर है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नेचर की, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात बताई गई है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है कि एक ही प्रिंसिपल को आपने फॉलो करना है, क्या कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व, ठीक है, जो जैसा है वैसे अपने जैसों को अपने साथ मिला लेता है। समझ में आई बात? ये हम पे भी लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो पोलर या आयनिक कंपाउंड होते हैं, या पोलर या आयनिक जो क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे, ठीक है, वो किस में डिसॉल्व हो जाएंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। और जो नॉन पोलर होते हैं वो क्या होंगे, नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व हो, ठीक है, क्या होंगे, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। समझ में आ गया? जैसे आपको कोई भी आयनिक कंपाउंड दिए, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, यानी आयनिक कंपाउंड क्या है, पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे नॉन पोलर की अगर आप बात की जाए तो वो नॉन पोलर में होंगे, जैसे नॉन पोलर कौन से हैं, कार्बन डाइसल्फाइड है, बेंजीन है, एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल, ईथर है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। समझ में आई बात? यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात की गई है, ठीक है, मतलब वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होंगे। कोई डाउट? तो अगर आप देखो इसमें जो सोडियम नमक है ना, नमक पानी में ज़्यादा घुलेगा, ठीक है, बाकी में नहीं घुलेगा, मतलब इथाइल एल्कोहल में डालोगे डिसॉल्व नहीं होगा। अगर आप आयोडीन वेपर ले रहे हो, आयोडीन ले रहे हो, ठीक है, आयोडीन है वो इथाइल एल्कोहल या इन दूसरे सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो उनकी नेचर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट या वाटर, ये आपके दिया हुआ है बुक में, ठीक है। तो वो हम देखते हैं इसी के अंदर, ये तो हमें पता ही है, लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसे इसने एक्सप्लेन किया यहाँ पे क्या, सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी के बारे में की गई है, किसमें, वाटर के अंदर, और ये क्या बना रहा है, एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखते हो किसको, सोडियम क्लोराइड को, तो यहाँ पे इसने कहा है जो सोडियम क्लोराइड है ना वो क्या, एक आयनिक कंपाउंड है ना, है ना, आयनिक कंपाउंड, इसमें एक केटायन है एक एनायन है, दोनों आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। और हमें पता है ये किसके अंदर डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। वाटर क्या होता है,
ठीक है। तो जैसे ही ये वाटर में डिजोल्व होगा तो उस टाइम क्या करेगा, जो वाटर होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके जो आयंस होते हैं इसके चारों ओर क्या कर लेंगे, एक शीथ बना लेते हैं, एक एनवेलोप बना लेते हैं। किस तरह, क्योंकि हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है, और ये क्या करेगा, जो सोडियम क्लोराइड है ना, उसको क्या करेगा, उसके आयंस को उसके क्रिस्टल लैटिस से क्या करेंगे, खुद की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जो सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, वो क्या आयंस में टूट जाता है। अब देखो इस तरह इसने बताया कि जो वाटर मॉलिक्यूल है बाद में उसको अलग करके इस तरह आयन के चारों ओर क्या कर लेंगे, अपनी शीथ बना लेते हैं। शीथ मतलब खोड़ी बना लेते हैं ना, कवर बना लेते हैं, ताकि ये सोडियम और क्लोरीन वापस आपस में ना जुड़ सके। क्योंकि अगर ये शीथ नहीं बनाएंगे तो ये क्लोरीन वापस किसके साथ जुड़ जाएगी, सोडियम के साथ जुड़ जाएगी ना। तो इसका मतलब फिर तो वो सोल्यूबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आप ऐसे सोच लो ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये प्लस माइनस, इधर वाटर मॉलिक्यूल आया तो इसका नेगेटिव वाला पार्ट क्या कर रहा है, सोडियम को खींच रहा है, और इधर क्या है, जो पॉजिटिव वाले पार्ट हैं ये किसको खींच रहे हैं, क्लोरीन को खींच रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, इस तरह इसके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या कर देंगे, वीक कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, उसके चारों ओर शीथ बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह जब शीथ बन जाएगी ना कोई भी आयनिक कंपाउंड के चारों ओर, तो वो क्या आयंस फ्रीली मूवमेंट करेंगे, और उसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ साल्ट। मतलब ये अब क्या है, हाइड्रेटेड है, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो सोल्युबिलिटी है किसी भी आयनिक कंपाउंड की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी। पता है इसका, लैटिस इंथैल्पी क्या होती है कि कोई भी जो 1 मोल आयनिक कंपाउंड आपको दिए है, ठीक है, उसको आयंस में डिसोसिएट करने के लिए जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये हमेशा जो है हमें सप्लाई करनी पड़ती है। पर दूसरी क्या होती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्या है, जब वो डिजोल्व होगा तो वो क्या होती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी। और जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी ना, उतना ही ज़्यादा क्या होती है, उसकी सोल्युबिलिटी होगी सब्सटेंस की। क्यों, क्योंकि इसी के कारण क्या है, इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा है तो वो इजीली क्या है, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट? ठीक है, तो वाटर जो होता है ना, एक आपने पढ़ा है कि वाटर जो होता है उसका हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। पढ़ा है कभी आपने डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट? फिजिक्स में पढ़ा होगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट? तो देखो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है कि कोई भी जो सॉल्वेंट होता है ना, वो क्या करेगा, कोई भी जो आयनिक कंपाउंड है उनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको वीक कर देगा, कमजोर कर देगा, ताकि वो इजीली डिजोल्व हो सके। समझ में आया? तो उसको वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो ये तो हो गया नेचर के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया टेम्परेचर से, ठीक है, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। कौन सा फैक्टर है सेकंड है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पे इसने बताया कि जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ना, वो यहाँ पे इसने अपने को 3 कैटेगरी में दिया हुआ है, ठीक है। और यही पूछा गया था क्वेश्चन कि राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ 3 कैटेगरी में नंबर फर्स्ट इसने दिए है कि दो सब्सटेंसेस वूज सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो लेंगे जिसकी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इज इंक्रीजेज, बढ़ रही है, किसके साथ, विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड जिसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक। क्या होगी, ठीक है, एंडोथर्मिक जो प्रोसेस होगी, तो ही टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ गया कि सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर कोई जो सोल्यूट है और वो क्या है, अगर सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हो तो वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करके क्या दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है। तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड,
ठीक है। सोडियम क्या दे रखा है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये अपने को इस तरह काफ़ी एग्जाम्पल दिए, एक दो आने चाहिए आपको, ठीक है, सारे कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो आपके याद ही रहता है, ठीक है। NaCl डाल दो, समझ में आया। तो जितना गर्म पानी होता है नमक उतनी जल्दी घुल जाता है ना, ये तो आप घरों में देखते ही होगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो अपने को दिए है, देखो मैं इसमें डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि ये ली चैटलियर प्रिंसिपल वगैरह इसने बताई है कि क्या कह रहा है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, ठीक है, और उस केस में आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे ही सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है। मीन्स आपने एग्जाम्पल के साथ याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल एक हो तो भी काफ़ी है पर होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड जो इसने बताया है कि वो सब्सटेंस जिनकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है किसके साथ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि जब कोई सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में जब डिजोल्व हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जब वो सॉल्यूशन देगा तो साथ में क्या दे रहा होगा, हीट दे रहा होगा। मतलब किसी जो सोल्यूट की जो डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्जोथर्मिक है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इसने बताया कि डिसोल्यूशन जो है यानी कोई सोल्यूट घुल रहा है ना, डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट या सोल्युबिलिटी जो है, ठीक है, वो क्या है, इज एक्जोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। क्या है वो, ठीक है, एक्जोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर हीट आगे रिलीज हो रही है और आप और हीट उसको दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। जो गुड़ा था वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे आपको लिथियम कार्बोनेट दिए, ठीक है, सीरियम सल्फेट दिए, ध्यान रखने हैं ये, और सोडियम जो कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट ये अपने को दिए, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी डाउन, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, ठंडे। जैसे इनको घोड़ोगे ना आप किसी भी सॉल्वेंट में तो ये क्या कर रहे हैं, ठंडे हो जाएंगे, नहीं गर्म हो जाएंगे। पीछे पीछे हाँ बढ़ते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर लास्ट जो इसमें फैक्टर अपने को दिए है वो कौन सा दिए है, ऐसे भी सब्सटेंस है जिनकी सॉल्युबिलिटी ना तो इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ। क्या हो गया, solubility is neither increase nor decreases, ठीक है, continuously with temperature, ठीक है। टेम्परेचर के साथ ना तो भाई इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये इस टाइप की प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है भाई, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो कोई सब्सटेंस है वो क्या है, या तो वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, फॉर्म चेंज होगी, ठीक है, क्या होगा, फॉर्म चेंज होगी। जैसे यहाँ पे इसने बताया किसका, अमोनियम नाइट्रेट का दे रखा है, ठीक है। अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हो तो ये क्या है, अपनी अल्फा फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, वन फॉर्म टू, समझ में आई बात, ठीक है, वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या इसने कहा है दूसरा क्या होगा, इसने बताया एक हाइड्रेटेड फॉर्म से दूसरी हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे इसने दिया अपने को कैल्शियम क्लोराइड का, किसका, अगर आपने इसको हीट किया, ठीक है, हीट किया
तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके एक हाइड्रेटेड फॉर्म से दूसरी में, फिर दूसरी से तीसरी में। तो इस तरह क्या है, ये स्टेट चेंज हो रही है। समझ में आया? या वो क्या होगा, हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसने बताया, ये दे रखा है अपने को सोडियम सल्फेट, ठीक है, डेका एक्वा। अगर आप इसको हीट करते हो 32 पॉइंट समथिंग है, पता नहीं 4 वगैरह, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या है, एनहाइड्रस फॉर्म है। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर जिस पे क्या हो रहा है, सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे भाई, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये पूछा गया है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, ठीक है, शायद इसका ही पूछा था, 32.4 इतना टेम्परेचर है क्या। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे क्या है, वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इज चेंजेस टू अदर फॉर्म। समझ में आया? तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। आ गया समझ में? ठीक है, उसके बाद देखो, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई वो ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं। अगर आपसे इसके ग्राफ पूछें, देखो सारी बातें आनी चाहिए। इधर तो है टेम्परेचर, ठीक है, और इधर दी है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी जो है ना ग्राम पर 100 ml में दी हुई है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जो स्टार्टिंग वाले देखोगे तो उनमें तो क्या होगी, ऐसे इंक्रीज होगी, जैसे सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह दिए थे, सोडियम क्लोराइड वगैरह, ठीक है। एक वो है जिनकी डिक्रीज होगी, जैसे आपको सीरियम सल्फेट दिया था, दिया है ना। एक वो है जिनमें क्या है, स्टेट चेंज होगी, मतलब 20 से निकाल दो ऐसे, मतलब चेंज हो रही है ना फॉर्म। जैसे आप यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड लिख लो, हेक्सा एक्वा, ठीक है। तो बाई चांस क्या है, बोर्ड का पता नहीं, ठीक है, बोर्ड जरूर नहीं है, कोई और भी एग्जाम हो सकते हैं, ये ग्राफ आ जाए कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो शो कर दोगे? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हमने तीनों पॉइंट पढ़े थे टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर में हमने देखा था, नंबर फर्स्ट तो हमने देखा था कि जिनका डिसोल्यूशन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें आपको क्या करनी पड़ती है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। यानी कोई ऐसी सॉल्यूशन की बात करें जिसमें आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो क्या उसको हीट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो ज़्यादा गुड़ेगा, क्योंकि उसको तो हीट चाहिए। समझ में आई बात? फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। इसमें आपने जो एग्जाम्पल देखे हैं वो ये जो सोडियम और पोटेशियम दोनों के क्या है, क्लोराइड या नाइट्रेट देखे हैं। समझ में आई बात? या तो क्लोरीन के साथ है या नाइट्रेट, जैसे NaCl, NaNO2, नहीं NO3, सोडियम नाइट्रेट। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी तो क्या होगी, बढ़ेगी ना, क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। दूसरी इसने बताया कि अगर कोई चीज़ डिजोल्व हो रही है तो वो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। मतलब अगर आप किसी चीज़ को डिजोल्व करो किसी के अंदर, पहले कूल थे पर मिक्स किया, मिक्स करते ही वो सॉल्यूशन हो गया गर्म। समझ में आया? सॉल्यूशन जब गर्म हो गया और आप टेम्परेचर गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो चीज़ अंदर डिजोल्व हुई वो वापस निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात? क्योंकि जो क्या है वो हीट रिलीज कर रहा है, अगर उसका डिसोल्यूशन है वो हीट रिलीज कर रहा है, तो इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आई बात? जैसे आपने अभी देखे थे लिथियम कार्बोनेट, सीरियम सल्फेट वगैरह, ठीक है। और एक वो है जिनमें कोई चेंज नहीं आता, उनमें ओनली स्टेट चेंज होती है। हो गया? ठीक है।
तो इसके बाद अपने को क्या दिया है, और करना है बस, ठीक है, बाकी कल करेंगे।